हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इन योर चैनल। स्टडी इन योर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 जून 2020, जहां हम यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की जो क्विज है उसे डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में था गिग इकोनॉमी। इसके बारे में आपके लिए 3 स्टेटमेंट दी गई, आपको बताना है कि विच वन इज़ करेक्ट। पहला जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि जो गिग इकोनॉमी है ये बेस्ड है टेम्परेरी और फ्रीलांस जॉब मार्केट पे। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि जो गिग इकोनॉमी है, जो गिग इकोनॉमी में जो गिग वर्कर होता है उनके लिए कोई गारंटी नहीं होगी कि उनको कंसिस्टेंट इनकम मिलेगी। जो तीसरा स्टेटमेंट है ये कहता है कि जैसे जैसे इंटरनेट की एक्सेस बढ़ रही है, ये चीज़ क्या कर रही है कि जो गिग इकोनॉमी है इस गिग इकोनॉमी को एम्पावर्ड कर रही है और यह कर रही है स्प्रेड कर रही है। तो आपको ये बताना कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। ओके, वैसे तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो आपको करेक्ट बताना है। इन ऑप्शन पे नज़र ज़रूर डालिएगा। ओके, और जो भी आपका स्कोर होगा उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ओके, जो ये गिग इकोनॉमी में क्या होता है कि टेम्परेरी बेसिस पे जो वर्कर होते हैं उन्हें वर्क दिया जाता है। ठीक है, तो ये टेम्परेरी और जो फ्रीलांस जॉब मार्केट होता है ये इस चीज़ पे बेस्ड करते हैं। गिग इकोनॉमी में कंसिस्टेंट इनकम नहीं मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। और इंटरनेट के एक्सेस होने के साथ साथ जो गिग इकोनॉमी है वो भी इंक्रीज हो रही है। जैसे कि आपने जोमेटो के वर्कर्स देखे होंगे जो डिलीवरी करते हैं, जैसे अमेजोन के हैं डिलीवरी करते हैं। तो इस चीज़ से क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो गिग इकोनॉमी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसी चीज़ को ही गिग इकोनॉमी कहा जाता है। और ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हैं। ओके, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन रखी गई है और इस एक्सप्लेनेशन को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वैसे तो जो 3 स्टेटमेंट आपके लिए दिए गए थे उनमें ही सब कुछ यहाँ पे हमने बता दिया है। बट जैसे कि देखिए गिग इकोनॉमी जैसे जैसे इंटरनेट एक्सेस बढ़ रहे हैं, आपने पता होगा उबर देखा होगा, एयरबीएनबी देखा होगा, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, गिग इकोनॉमी को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही हैं और इसको बढ़ा रही हैं गिग इकोनॉमी में। ओके, गिग इकोनॉमी बेसिकली आप ये समझ लीजिए गिग इकोनॉमी का क्या मतलब है। गिग इकोनॉमी में जो वर्कर्स हैं उनको टेम्परेरी बेसिस पे वर्क दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही उनको क्या मिलती है, सैलरीज मिलती है। बट इसका जो लिमिटेशन है इसमें उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है, एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये चीज़ है उनको परमानेंट बेसिस नहीं होता है। ओके, परमानेंट बेसिस नहीं है कि वो कहाँ से उनका इनकम सोर्स हो। तीसरा जो इसका जो लिमिटेशन है वो ये है कि जो रूरल्स एरियाज़ है जहाँ इंटरनेट का एक्सेस नहीं है या जो अनस्किल्ड लेबर है उनके लिए जो ये गिग इकोनॉमी में वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमने गिग इकोनॉमी का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी समझा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है जो कि डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होती है। ओके, एंटी डिफेक्शन लॉ इन चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं होता। ये जो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं आपको, पहला जो स्टेटमेंट है आपको ये बताया गया है कि वोटिंग इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वोटिंग करते जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उसमें जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। पहला जो स्टेटमेंट है आपका ये है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं कि जो मर्जिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जब एटलीस्ट 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटर आर फेवर ऑफ द मर्ज। ओके, जब 2/3 जो लेजिस्लेटर होते हैं वो मर्जर का फेवर करते हैं तब जाके भी एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है आपको ये बता रहे हैं कि अगर अ मेंबर ऑफ अ हाउस वॉलंटरी गिव अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर हिज हर इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ स्पीकर। ओके, कहने का मतलब ये है, सपोज कोई मेंबर है ओके किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो गवर्नमेंट बना रही है, अगर वो स्पीकर बन जाता है और उसके बाद अपनी जो पार्टी की मेंबरशिप है उसको छोड़ देता है तो उस पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। तो आपको बताने कि इनमें से कौन से जो इनमें से आपको बताने कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट है वो करेक्टली हैं। ओके, तो अब अगर आपने सोच लिया होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से इन तीनों का मीनिंग बताया है तीनों स्टेटमेंट का, एक बार ऑप्शन की तरफ नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा जो स्टेटमेंट है इनमें से सही है। देखिएगा जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। जब इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट होता है उसमें कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होता है। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी इसमें सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा जब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है तो उसमें जो
मेंबर्स होते हैं उन पे कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट देनी है तो देनी है। इसलिए जो पार्टीज़ होती है वो अपने विप्स भी क्या नहीं करती हैं, उस टाइम पे विप भी नहीं लाती हैं। इसके अलावा जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट से होती है, तो विप्स लाने का कोई इसमें वैल्यू नहीं है। और इसके अलावा जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इसलिए नहीं लगता है। ओके, अब दूसरा जो हमने बताया था, जब 2/3 यहाँ पे 2/3 लेजिस्लेटर अगर फेवर करते हैं मर्जिंग का, तो उस टाइम पे भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होता है। ओके, और जब कोई मेंबर है जो स्पीकर बन जाता है, अगर वो चाहे तो अगर प्रेसिडेंट अपनी जो मेंबर है किसी पॉलिटिकल पार्टी की उसको छोड़ सकता है, उस टाइम पे भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होता है। ओके, तो आपको ये चीज़ समझनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पढ़ते हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपके लिए 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, पहला स्टेटमेंट ये है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को आपको सिग्नेचर और रेटिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप IAEA की जो मेंबरशिप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, तो देखिएगा जो पहला स्टेटमेंट है इसमें ये गलत है। ओके, ये वाला भी गलत है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, अगर इसका मेंबर आपको पहला पढ़ना पड़ेगा और फिर इसका जो मेंबर बनना पड़ेगा, ये भी गलत है। क्योंकि IAEA का मेंबर IAEA का मेंबर आप बिना नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को ज्वाइन करे या रेटिफिकेशन करे बन सकते हो। और इंडिया IAEA का मेंबर है और इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को ज्वाइन नहीं किया है। तो अगर आप देखेंगे तो जो पहला स्टेटमेंट है वो तो गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इस तरीके से जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो D ऑप्शन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपके लिए एक्सप्लेनेशन की गई है। ओके, 2005 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। ओके, और जो IAEA है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसका जो हेड क्वार्टर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका हेड क्वार्टर कहाँ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गए हैं, आपको बताना है कि विच वन इज़ करेक्ट। क्रोकोडाइल स्पीसीज़ हैं जो इंडिया में, उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है। पहला जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि घड़ियाल सिर्फ एक ऐसा क्रोकोडाइल स्पीसीज़ है जो कि इंडिया में पाया जाता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि जो क्रोकोडाइल है आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, ये क्रोकोडाइल के बारे में बता रहा है कि क्रोकोडाइल लिस्टेड हैं शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ओके, देखिएगा जो पहला स्टेटमेंट है घड़ियाल इज़ दी ओनली क्रोकोडाइल स्पीसीज फाउंड इन द इंडिया, ये ओनली जो वर्ड लगा है ना यहाँ पे, ये इससे ये चीज़ गलत हो जाती है। क्योंकि इंडिया में 3 तरीके के क्रोकोडाइल मिलते हैं, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा स्टेटमेंट है शेड्यूल 1 में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इस तरीके से जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए इंडिया में 3 तरीके के क्रोकोडाइल मिलते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम घड़ियाल की बात करें, ओके, उसके बाद मगर क्रोकोडाइल मिलता है। ओके, मगर जिन्हें मार्स क्रोकोडाइल भी बोलते हैं। ओके, और इसके अलावा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलते हैं। ओके, तो ये 3 तरीके के क्रोकोडाइल मिलते हैं। आपको इन तीनों के बारे में इम्पॉर्टेंट है, तीनों ही इम्पॉर्टेंट है और तीनों के बारे में जानना ज़रूरी है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है ना, इसकी जो IUCN में किस लिस्ट में आता है ये। ओके, और वैसे ही मगर के बारे में भी बताइए आपको। ओके, और जो घड़ियाल है, घड़ियाल तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओके, तो इसके बारे में मैंने बता दिया है आपको। और आप बताइए मगर और जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है इनका IUCN जो स्टेटस है वो क्या है, और ये भी बताइए कि जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ओके, एक मैं बता देता हूँ आपको, महात्मा गांधी मरीन सेंचुरी है जो कि अंडमान एंड निकोबार में है, वहाँ है। और दूसरा आपको बताने के कौन है, थोड़ा हिंट दे देता हूँ, उड़ीसा में कोई नेशनल पार्क है, वहाँ है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सिविल सर्विसेज बोर्ड के बारे में आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। ये आपको बताने की जो सिविल सर्विसेज बोर्ड है, आपको ये बताना है कि इसको हेडेड किया जाता है, किसके द्वारा हेड किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट सेक्रेटरी। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा। ओके, अब सिविल सर्विस बोर्ड क्यों इसमें न्यूज़ में था, क्योंकि हाल ही में जो पंजाब की गवर्नमेंट है उन्होंने सिविल सर्विस जो बोर्ड है उसको सेटअप किया है।
इसीलिए ये न्यूज़ में था और आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप बताइएगा कौन सा सही है। देखिएगा जो इसमें जो सही आंसर है वो सेकंड होगा, मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होते हैं वही सिविल सर्विसेज बोर्ड के हेड होते हैं। ओके, अब थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। वहाँ क्या था कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था सेंटर और स्टेट को कि आप सिविल सर्विसेज बोर्ड का क्या करें, गठन किए, ताकि जो आर्बिट्री रूप से क्या होता है कि जो सिविल सर्वेंट होता है उनका ट्रांसफ़र होता है, उस चीज़ को क्या किया जाए, कम किया जाए। और बहुत सारे जो स्टेट है उन्होंने सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन भी किया उसके बाद, और बहुत सारों ने नहीं किया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। ओके, तो इसलिए आपने जाना कि जो सिविल सर्विसेज बोर्ड है उनको जो हेड किया जाता है वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के द्वारा किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमारी जो प्रीलिम्स क्विज थी वो यहीं पे एंड होती है। ओके, और हम डेली बेसिस पे लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज आज हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। 4 अक्टूबर 2020 को आपको प्रीलिम्स है, और जी क्विज है बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपके प्रिपरेशन के लिए। और साथ साथ में अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें जो 5 क्वेश्चन है इसके अलावा और क्वेश्चन भी जोड़ें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे जो बेस्ड होते हैं वो करंट अफेयर्स पे होते हैं, 1-2 दिन के जो पहले के आपके करंट अफेयर उन पे बेस्ड होते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। सो गाइज थैंक यू फॉर द डे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम लिंक पे भी आप ज्वाइन ज़रूर हो लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर द डे।